लगभग 40 सालों से इजराइल कहता आ रहा था कि एक दिन वे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे। कई बार धमकी दी, लेकिन हकीकत में कोई बड़ा अभियान कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार मामला अलग है। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम का एक जटिल अभियान चलाया। मुख्य निशाना था ईरान के इस्फहान प्रांत में नतान्ज, जो ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु संवर्धन स्थल, न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट के तौर पर जाना जाता है। साथ ही तेहरान के आसपास की परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया गया। इस अभियान के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, जिसमें 150 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके इजराइल के विभिन्न शहरों पर जवाबी हमला किया गया। तेल अवीव, यरूशलेम, रिशॉन लेजियन जैसे शहरों पर इन हथियारों ने हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर आई है कि इस हमले में इजराइल के कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन मैं आज संख्याओं का विवरण देने नहीं बैठा हूं, क्योंकि आपने यकीनन अब तक ये जानकारी विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर देख ली होगी। आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य इस टकराव की गहराई में जाना है। सवाल यह है, क्या इजराइल का असली मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना है, या वे ईरान के अंदर सरकार गिराने जैसी लंबी अवधि की गेम प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं? दूसरी तरफ ईरान कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे संवेदनशील जगह तेल बाजार का इस्तेमाल करके बदला ले सकता है? और सबसे बड़ा सवाल है, नेतन्याहू ने इतने समय तक इंतजार क्यों किया? अब 2025 में ही क्यों इस हमले का फैसला लिया? चलिए एक एक करके बातों का विश्लेषण करें। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि नेतन्याहू पहले इजरायली नेता नहीं हैं जिन्होंने किसी दूसरे देश के परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला किया हो। 1981 में मेनाकेम बिगिन ने इराक के ओसिरैक रिएक्टर पर हमला किया। 2007 में अहूद ओलमर्ट ने यही काम किया सीरिया की एक परमाणु सुविधा, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। लेकिन ईरान का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, पूरा एक विशाल बहुस्तरीय परमाणु कार्यक्रम मौजूद है, जिसका बहुत सा हिस्सा जमीन के बहुत नीचे है। 2013 से पहले तक नेतन्याहू ने कई बार चाहा ईरान पर हमला करना, लेकिन वो कर नहीं पाए 4 मुख्य कारणों से। 1, इजराइल के वरिष्ठ जनरल और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने सीधा विरोध किया था। 2, कैबिनेट के कई सदस्यों जैसे बेनी बेगिन, डैन मेरिटन, एली येशाय ने इस तरह के कदम को खतरनाक माना था। 3, हिजबुल्लाह उस समय एक बड़ा खतरा था, जिसे ईरान सीधा समर्थन देता था। ईरान पर हमला मतलब ही था हिजबुल्लाह का बदला। 4, उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नहीं चाहते थे कि मध्य पूर्व में एक और युद्ध शुरू हो, इसलिए इजराइल भी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन इस बार स्थिति बदल गई। 1, नेतन्याहू की वर्तमान सरकार कट्टर दक्षिणपंथी है और ईरान के खिलाफ आक्रामक कदमों की प्रबल समर्थक है। 2, आज के सैन्य नेता काफी हद तक नेतन्याहू के नियंत्रण में, जैसे आईडीएफ के प्रमुख हर्जी हलेवी और मोसाद के निदेशक डेविड बार्निया, जो नेतन्याहू के करीबी लोग हैं। 3, पिछले सितंबर में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एक बड़ा हमला किया, उनके नेताओं को मारा, मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। नतीजतन अब वो खतरा काफी कम हो गया है। 4, अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान विरोधी हैं और इजराइल के फैसले में बाधा डालने की संभावना कम है। तो समझा जा सकता है कि स्थिति नेतन्याहू के पक्ष में है, इसलिए उन्होंने अब हमला करने का मौका बनाया है। लेकिन इस बार इजराइल का हमला सिर्फ परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं है। कई कमांड सेंटर तबाह हुए हैं, वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं, मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए गए हैं। इस तरह के हमले का उद्देश्य सिर्फ परमाणु कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सरकार गिराने का रास्ता तैयार करना है। लेकिन पहले 12 घंटों के भीतर इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सिर्फ 20% हिस्सा ही तबाह कर पाया, क्योंकि ये सुविधाएं जमीन के नीचे इतनी गहराई में हैं, जहां अकेले घुसकर तबाह करना लगभग नामुमकिन है। इस स्थिति में ईरान कैसे जवाब दे सकता है? सिर्फ सैन्य ही नहीं, आर्थिक तौर पर भी, खासकर तेल के जरिए, क्योंकि ईरान और इजराइल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारे खाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं, जहां से दुनिया का 1/3 तेल आता है। 13 जून को संघर्ष शुरू होने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 8% बढ़ी और $74 से ऊपर निकल गई। अगर संघर्ष बढ़ता है तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की कोशिश कर सकता है। इस स्ट्रेट से हर दिन दुनिया की 20% नेचुरल गैस और 30% सी बॉर्न ऑयल, समुद्री तेल गुजरता है। लेकिन पूरी तरह से बंद करना मुश्किल है, क्योंकि ईरान भी खुद इसी रास्ते से तेल निर्यात करता है और यहाँ अमेरिका या चीन हस्तक्षेप कर सकते हैं।
इसराइल ने पहले ही ईरान के कुछ तेल क्षेत्रों और निर्यात सुविधाओं पर हमला किया है। नतीजतन ईरान का रोज का 1.7 मिलियन बैरल तेल खतरे में पड़ गया है। अगर ईरान का तेल बाजार से बाहर हो जाता है तो सऊदी या संयुक्त अरब अमीरात यूएई उस कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे जाहिर होगा कि वो इजराइल की मदद कर रहे हैं, जिससे ईरान का गुस्सा बढ़ेगा। दूसरी तरफ कीमतें बढ़ने पर ये दोनों ही देश फायदे में रहेंगे। वो खुद भी तेल की कीमतें बढ़ाने की सोच रहे थे, जो इजराइल ईरान संघर्ष के कारण हकीकत बन रहा है। अब असली सवाल पर आते हैं, इजराइल का मुख्य लक्ष्य क्या है? कई विश्लेषक कह रहे हैं कि नेतन्याहू सिर्फ बम गिराकर परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं इस संघर्ष के जरिए ईरान में सरकार का तख्ता पलट करना। इसके लिए वो वैकल्पिक नेताओं को भी तैयार रख रहे हैं, जैसे रेजा पहलवी, जो ईरान के पूर्व शाह के बेटे हैं, जो फिलहाल निर्वासन में हैं। हाल ही में उन्होंने इजराइल का दौरा भी किया था। MEK यानी मुजाहिदीन-ए-खल्क एक निर्वासित विपक्षी समूह है जिसने एक समय सद्दाम हुसैन की मदद की थी। हालांकि ईरान के अंदर वे बेहद अलोकप्रिय हैं, फिर भी वॉशिंगटन में उनके समर्थक हैं, खासकर ट्रंप प्रशासन के लोगों के बीच में। कुल मिला के समझा जा सकता है कि इजराइल का लक्ष्य सिर्फ परमाणु ठिकानों को तबाह करना नहीं है, बल्कि पूरे ईरान को राजनीतिक तौर पर अस्थिर करके अपनी पसंद की सरकार बिठाने की एक दूरगामी योजना है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आगे ऐसे और विश्लेषण लेकर आऊंगा।